इसके बाद हम लोग देखेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे के लिए बहुत काम आएगा। तो इतना का आज तो टारगेट है भाई, इतना आज हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा उसके बाद अपना न्यूमेरिकल जितना चाहें उतना करें। तो अभी नया टॉपिक भाई डालने से पहले हम लोग 2 न्यूमेरिकल देख लें। एक क्वेश्चन लिखो सारे लोग। लिक्विड है, डायग्राम बना रहे हैं, लिक्विड है। इसमें हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल सॉलिड हम लोगों ने इस लिक्विड में हमने फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया, रिलीज किया इस लिक्विड में। तो देखा क्या ये फ्लोटिंग कंडीशन में आ गया, मीन्स थोड़ा सा इमर्ज होकर के और ये फ्लोट कर रहा है। अब इसमें तुम्हें डेंसिटी दिया हुआ सॉलिड का रो, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। फाइंड करने हैं। अब देखो सारे लोग जरा लिखना छोड़ें और समझें इसको। ये फ्लोट कर रहा है सिलिंड्रिकल सॉलिड जो फ्लोट कर रहा है। मान लो R रेडियस भी अगर दे दिया गया, R रेडियस है, ना भी दे तब भी काम चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है R रेडियस देने का, क्योंकि उसका कोई यूज़ होगा नहीं। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, ये डेंसिटी दिया हुआ है, और ये अपना इक्विलिब्रियम में फ्लोटिंग कंडीशन में है, फ्लोट कर रहा है भाई। फ्लोटिंग तभी होता है जब इक्विलिब्रियम बना होता है, मीन्स कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसे ही अपना फ्लोट कर रहा है। फ्लोटिंग कंडीशन में ये है। अब इसको हम लोगों ने स्लाइटली डिप्रेस कर दिया, और ऐसे डिप्रेस करके कि भैया तुम रेस्ट में हो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो थोड़ा इसको डिप्रेस करके और रिलीज़ कर दें। डिप्रेस करके और रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करेंगे तो ये ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन। And decide whether it is SHM or not, and decide whether it is SHM or not। तो निकाल लेंगे भाई। टाइम पीरियड तो पता ही है हमें 2π/ω होता है, आज जान भी जाएंगे कि क्यों होता है भाई। तो ये हमें सॉल्व करने हैं। ये स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये तो करना ही करना है। और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो उसका ज़रूर हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे भाई? तो बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल विल रिमेन सेम। क्या है भाई बेसिक प्रिंसिपल? तो बेसिक प्रिंसिपल ये है भाई कि हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा, और ये अगर होगा तो मीन पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे निकालेंगे एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे निकालेंगे एक्सेलरेशन, और देखेंगे कि ये कांस्टेंट टाइम्स एक्स एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन है या नहीं। अगर ये हमें मिल जाए तो पहले तो आप मीन ढूंढ लो भाई, पहले तो आप मीन ऑफ ऑसिलेशन देख लो। जो ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो पहले मीन ऑफ ऑसिलेशन देखो, उसका देखो कि मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट टाइम्स एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। अगर ये मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है भाई? तो ओमेगा का वैल्यू फटाफट निकाल लेने हैं। यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा का वैल्यू मिला, टाइम पीरियड भी मिला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, ये हम लोग कर देंगे और काम हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप का काम हमें करना होगा। ये सिचुएशन है, ये कोई इक्वेशन नहीं है।
अगर इक्वेशन रहता, इक्वेशन से आइडेंटिफाई करना होता है कि SHM है या नहीं है, वो भी आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर टाइम मिले तो ये भी हम लोग कर लें, इक्वेशन से आइडेंटिफिकेशन करना कि SHM है या नहीं है। तो चलो भाई इसको हम लोग चेक करते हैं, चेक करके तीनों स्टेप फॉलो करते हैं और इससे काम करेंगे। ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, इतना क्वेश्चन तो सबको क्लियर है भाई, बोल दो। क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करें? तो स्टेप तो पता है तुम्हें क्या करने हैं। पहले देखो कि ये जो फ्लोटिंग कंडीशन में है तो इसका मीन क्या है। मीन, अरे भाई मीन मतलब कोई ऑसिलेशन जब नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा, और कोई ऑसिलेशन जब नहीं हो रहा होगा उस समय ये किस कंडीशन में होगा। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उस समय ये L0 डिस्प्लेस्ड लिक्विड में अपना स्पेस बनाया और तब ये इसका फ्लोटिंग कंडीशन आया। इट मीन्स इसका अपना जो वेट फोर्स है इक्विलिब्रियम में, यानी कि फ्लोटिंग कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में, द वेट फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट, बाउंड फोर्स। और बाउंड फोर्स क्या होगा भाई? तो इतना लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, इतने लिक्विड का जो वेट होगा वही तो बाउंड फोर्स होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपथ्रस्ट लगेगा बाउंड फोर्स, वो तो होता है भाई वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड आर्किमिडीज प्रिंसिपल से सब लोग हम लोग जानते ही हैं भाई, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये हमारा बाउंड फोर्स होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलो भाई, तो ऑसिलेशन तो होगा, कैसे समझेंगे कि ऑसिलेशन होगा? कैसे समझेंगे कि ऑसिलेशन होगा भाई? तो देखो भाई, फ्लोटिंग कंडीशन में है, इसका मतलब कि ये वेट 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन अपथ्रस्ट, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। थोड़ा तुमने डिप्रेस कर दिया, इसको डिप्रेस कर दिया तो अब ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो वे 20 न्यूटन के बदले में 30 न्यूटन लगाने लग जाए, क्योंकि तुम इसको नीचे डिप्रेस कर दिए, ज़बरदस्ती तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिप्रेस कर दिए, ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो गया और नीचे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में अब ये 20 की जगह 25 न्यूटन अपथ्रस्ट होगा, वेट तो वही रहेगा, सॉलिड का जो वेट है वो तो वही है, लेकिन हमने डिप्रेस करके ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया, उससे अपथ्रस्ट 25 न्यूटन हो गया। और ऐसे पकड़े हुए हैं, 5 न्यूटन लगा रखे हैं, 20 न्यूटन ये है, 5 न्यूटन तुमने एक्सटर्नल लगाया, 25 न्यूटन, इसलिए ज़्यादा डिप्रेस होकर के अब 25 न्यूटन ये डेवलप्ड है। और ऐसे तुम फोर्स लगाए रहो और ये रुका रहेगा। अब जैसे ही हटाओगे तो ये तो 25 लगा रहा था, ये 20, इसको वापस भेजेगा तो जब मीन पे आएगा, ये मीन पोजीशन जो इसका पोजीशन था, उस मीन पोजीशन पे जैसे ही आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? तो मीन पोजीशन पे आते ही इसका ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे बढ़ जाएगा। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? ये अपवर्ड और डिस्प्लेस हो जाएगा। और अपवर्ड डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा? जब ऊपर डिस्प्लेस होगा तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम मान लो लेंथ है हमारा, इक्विलिब्रियम लेंथ था हमारा मान लो 5 सेंटीमीटर, अब ये और ऊपर चला जाए 3 सेंटीमीटर है, तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, बाउंड फोर्स कम हो जाएगा। तो जैसे ही ये मीन से ऊपर जाएगा तो वेट ज़्यादा, बाउंड फोर्स कम, तो डाउनवर्ड लाने का टेंडेंसी। जैसे ही ये मीन से नीचे आएगा तो बाउंड फोर्स ज़्यादा, वेट कम, तो अपवर्ड जाने का टेंडेंसी। इस तरह से ये हमेशा जो ऊपर रहेगा तो नीचे नेट फोर्स, नीचे रहेगा तो ऊपर नेट फोर्स, इस तरह से ये ऑसिलेटिंग कंडीशन में तो होगा। ये बात आप सोच लो पहले, ऑसिलेटिंग कंडीशन में होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये है लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जिस कंडीशन में इतना डिस्प्लेस लिक्विड, मतलब अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं मान लूँ कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर वो A हो, तो मैं बोलूँगा भाई एट इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, तो वेट जो है इज इक्वल टू बाउंड फोर्स। जो इस सॉलिड का वेट है, वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू बाउंड फोर्स। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना है? तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ, यही होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू जी, ये है वेट ऑफ द सॉलिड। और बाउंड फोर्स कितना हो? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना? तो अगर L0 लेंथ ये डिस्प्लेस्ड है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये L0, ये हो गया वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, इनटू डेंसिटी करेंगे मास डिस्प्लेस्ड इनटू जी।
ये हो गया बाउंड फोर्स। बोलो भाई, ये बाउंड फोर्स हो गया। अब थ्रस्ट कितना होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये है डेंसिटी, और इस तरह से हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हमें एक और चीज़ क्या मिल गया भाई? तो ए तो कैंसल्ड हो गया और अब मिल गया हमें रो एल इज़ इक्वल टू रो एल जी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ये टोटल इक्वेशन तो हमारे पास अवेलेबल है ही, तो आप चाहें तो रो इंटू एल, क्योंकि ए और जी तो कैंसिल हो जाएगा, ए और जी कैंसिल हो जाएगा तो एल नॉट इंटू सिग्मा, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। चलो भाई, ये तो इक्विलिब्रियम की बात हो गई। इक्विलिब्रियम में तो ऐसे कंडीशन में है। ठीक है भाई, तो अब जरा और हम लोग देखें इसके आगे। ये तो इक्विलिब्रियम में आ गए। जिस तरह से हम लोग काम करते थे कि स्प्रिंग होता था भाई, तो स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम में क्या है भाई? तो इक्विलिब्रियम में mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट है। और इस तरह से हम लोग क्या करते थे? इक्विलिब्रियम का एक इक्वेशन लिख लेते थे। तो वैसे ही इक्विलिब्रियम का ये समझो एक इक्वेशन हमने लिख लिया कि भैया ये है। यहाँ स्प्रिंग फोर्स होता था, यहाँ पे बाउंड फोर्स होगा जो कि वेट को बैलेंस कर रहा है। यहाँ ब्लॉक के वेट को बैलेंस कर रहा था स्प्रिंग फोर्स के एक्स, और यहाँ पे जो बैलेंस कर रहा है वो है बाउंड फोर्स। बाउंड फोर्स कितना भाई? तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हमने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्या भाई कि अब इसको जैसे इसमें देखते थे बिल्कुल वैसे ही काम करना है, सब कुछ आइडेंटिकल वही सब काम करना है। इसको अब क्या करो? मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करते थे, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट करते थे और तब देखते थे नेट फोर्स। वैसे ही इसको भी भैया आप मीन पोजीशन से, मान लो इधर एक्स एक्सिस है तो मीन पोजीशन से इसको एक्स और डिस्प्लेस करो। तो अगर मैं ये बोलूं भाई कि ये पहले तो इस कंडीशन में था, डॉटेड 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 दिखा रहा हूं समझने के लिए, बस दिखा रहा हूं भाई। पहले तो ये वाला कंडीशन था, इस वाले कंडीशन में था, लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट और नीचे ले आया। तो जब एक्स डिस्प्लेसमेंट और नीचे ले आओगे तो इसका मतलब कि अब ज़्यादा लेंथ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। पहले एल नॉट था तो अब एल नॉट प्लस एक्स लेंथ लिक्विड में आ जाएगा। बोलो भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक्स डिस्टेंस लाए हो, एल नॉट तो पहले से डिस्प्लेस था इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जिस तरह से यहाँ पे एक्स नॉट पहले से इलोंगेशन था तो अब इलोंगेशन कितना हो जाएगा? तो पहले से एक्स नॉट था, अब हमारा एक्स और हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ हमारा ये हो गया ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स। तो वैसे ही पहले से ही इतना डिस्प्लेस्ड था लिक्विड, इतना अंदर था एल नॉट, अब एक्स और नीचे ले गए तो एल नॉट प्लस एक्स इनसाइड द लिक्विड हो जाएगा, इनसाइड द लिक्विड हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कंसीडर एट आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट पे कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में मैं नेट फोर्स निकालूंगा, तभी तो भैया एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा। तो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है भैया, ये एक्स एक्सिस है, इधर हमने डिस्प्लेस किया, एक्स फर्दर डिस्प्लेस किया, तो पहले हमारा इतना हाइट तक था, अब ये एक्स और नीचे आ गया, तो अब ये इतना डिस्प्लेस है, एल नॉट प्लस एक्स डिस्प्लेस पे। तो अब हमें नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो अब बाउंड फोर्स ज़्यादा होगा। अब ऐसे कंडीशन में देखो भैया, ये बाउंड फोर्स हमारा एफ बी डैश हो गया, समझो बाउंड फोर्स क्या हो गया हमारा? एफ बी डैश हो गया, न्यू बाउंड फोर्स ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस्ड का। लेकिन इसका वेट फोर्स तो उतना ही रहेगा, इसका वेट फोर्स बोले तो उतना ही है, वेट तो वही रहेगा, वेट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का डेंसिटी, टोटल वॉल्यूम ए इंटू एल इंटू जी, यही होना है। चलो, तो नेट फोर्स क्या होगा भाई? ये हम लोग निकालना चाहते हैं। तो नेट फोर्स होगा तुम्हारा कि बाउंड फोर्स जो न्यू जो इंक्रीज हो चुका है माइनस ये वेट फोर्स, माइनस ये वेट फोर्स। तो इसलिए नेट फोर्स ये हो गया। अगर इसको हम लोग साइन के साथ रखें तो एक्स एक्सिस अगर डाउनवर्ड में है तो नेट फोर्स अपवर्ड में है, तो माइनस साइन से दिखाएंगे रीस्टोरिंग नेचर, और वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो वैल्यू हो जाएगा हमारा बाउंड फोर्स जितना वैल्यू का है वो, ये 25 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो 25 माइनस 20 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। और वो है किधर? एक्स डाउनवर्ड तो फोर्स अपवर्ड, एक्स अपवर्ड होगा तो फोर्स डाउनवर्ड, इसलिए ये रीस्टोरिंग नेचर दिखा रहा है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो नेट फोर्स एट आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाउंड फोर्स न्यू क्या होगा? तो न्यू बाउंड फोर्स हो जाएगा तुम्हारा कितना भाई? तो न्यू बाउंड फोर्स हो जाएगा सिग्मा
जो लिक्विड का डेंसिटी है, वॉल्यूम तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ कितना, तो L नॉट प्लस एक्स है डिस्प्लेस्ड, कितना हो गया वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि सिग्मा ए L नॉट प्लस एक्स जी, ये है न्यू बाउंड फोर्स। और पहले वाला बाउंड फोर्स क्या था भाई, तो पहले वाला बाउंड फोर्स था ये पहले वाला mg जो था हमारा वो था रो ए एल जी। ये हो गया तुम्हारा नेट फोर्स का वैल्यू, और ये हो गया नेगेटिव साइन रीस्टोरिंग नेचर दिखाने के लिए, ये हमारा रीस्टोरिंग नेचर दिखाता है भाई। बोलो भाई यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ तो फिर वैसे ही बिल्कुल स्प्रिंग वाला हालत होगा कि यहाँ पे सिग्मा ए एल नॉट जी अलग करोगे और सिग्मा ए एक्स जी अलग करोगे और रो ए एल जी, ये वाला ज़रूर इससे कैंसिल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने लिखा था रो ए एल जी, रो ए एल जी, रो ए एल जी इज इक्वल टू ए एल नॉट सिग्मा जी, ए एल नॉट सिग्मा जी। इसलिए ये तो कैंसिल रहेगा भाई। वही वाला काम यहाँ भी जैसे हुआ था, यहाँ पे भी हम लोग लिखते थे तो के एक्स नॉट इससे कैंसिल होता था और नेट फोर्स में एक्स आ जाता था, वही रह जाएगा। मीन्स आपको करना कुछ नहीं है भाई, इसमें से तुम सोचो कि रो ए एल नॉट जी, रो ए एल नॉट जी तो पहले से ही रो ए एल नॉट जी, ये सिग्मा ए एल नॉट जी वो तो पहले से ही एम जी के इक्वल है, यानी वेट के इक्वल, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, सिर्फ एक्स वाला बच जाएगा। देयरफॉर एक्स हमें मिल गया नेट फोर्स, तो हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। तो फोर्स आया माइनस सिग्मा ए एक्स जी डिवाइडेड बाई करेंगे मास, मास क्या है भाई, तो मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है भाई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड, टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही लिखेंगे। ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था कि ए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल ये है। और ये वैल्यू आ गया सिंपली माइनस सिग्मा जी अपॉन रो एल इंटू एक्स। देखो भाई रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, कैपिटल एल कांस्टेंट, इसलिए यहाँ से आपको पता लग गया भाई कि ये एसएचएम होगा, लीनियर एसएचएम होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि एक्सेलरेशन आया हमारा डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन भी और प्रोपोर्शनल टू एक्स भी आया, इसलिए यहाँ से एसएचएम का पता लग गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, तो कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ऐसा मैं लिखूंगा भाई कंपेयरिंग विद क्या भाई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया हमें सिग्मा जी अपॉन रो एल, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया अंडर रूट सिग्मा जी अपॉन रो एल, इस तरह से ओमेगा का वैल्यू मिल गया और टाइम पीरियड मिल गया हमें 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई और ओमेगा तो अंडर रूट रो एल बाई सिग्मा जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड हमें मिल गया। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता दे। हमने क्या किया, तो बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसे वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम के लिए लिख लिया और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में भी जब नेट फोर्स लिखते थे एक्स डिस्प्लेसमेंट पे तो क्या होता था भाई, तो माइनस रीस्टोरिंग नेचर के लिए, और स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड में जो कि होता था के और एक्स नॉट प्लस एक्स, क्योंकि एक्स फर्दर इलोंगेट कर दिया, एक्स नॉट तो पहले से ही मीन पे था और माइनस एम जी करते थे, ऐसा काम करते थे। और यहाँ क्या होता था, तो माइनस और के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी ऐसा होता था, जिसमें से के एक्स नॉट और एम जी कैंसिल हो जाता था और मिलता था हमें माइनस के एक्स, मिलता था हमें माइनस के एक्स, क्योंकि ये वाला इससे कैंसिल। बिल्कुल वही काम यहाँ भी हुआ है। यहाँ भी पहले मीन पोजीशन पे हम लोगों ने लिख लिया एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में पहले से ही लिख करके हम लोग तैयार हो गए कि भैया मीन पोजीशन पे बता दो कि तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट लिक्विड का कर रखे हो।
जो यहाँ x0 निकालते थे कि मीन पे कितना इलोंगेटेड है, यहाँ पे निकाले कि मीन पे आखिर कुछ तो होगा लिक्विड डिस्प्लेस्ड जिससे कि इसका बैलेंस हुआ होगा। तो ये देखा हम लोगों ने, ये हमने सपोज किया कि L0 लेंथ जब डिस्प्लेस्ड है तो बैलेंस्ड है, तो L0 का वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं। रिलेशन ये आ गया, ये रिलेशन अपने पास रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, तो मीन से x डिस्प्लेसमेंट और करेंगे फर्दर, तो फर्दर डिस्प्लेस करेंगे तो L0 जो पहले था वो L0 प्लस x डिस्प्लेस्ड हो गया। अब जब L0 प्लस x डिस्प्लेस हो गया तो बायोन फोर्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया बायोन फोर्स, वेट वही है, तो नेट फोर्स होगा बायोन फोर्स न्यू माइनस वेट फोर्स। तो न्यू बायोन फोर्स माइनस वेट फोर्स कर दिया। अब इसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले थे वो कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा x वाला, वो मिल गया हमें। तो SHM हो गया, और SHM हो गया तो ओमेगा मिला, टाइम पीरियड मिला। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ मैं, आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या फिर आप वीडियो से नोट करते हैं तो अच्छी बात है, वीडियो से नोट कर लेंगे। चलो, और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं। चलो ये देखते हैं, क्वेश्चन लिखो। ये क्या है कि क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना, ये इक्वेशन से आइडेंटिफाई करना है कि SHM है या नहीं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इज SHM और नॉट। मान लो पहले क्वेश्चन NCERT में भी है भाई, ये सब क्वेश्चन मान लो दे दिया x इज इक्वल टू 10 cos 100 पाई t प्लस पाई बाई 4। ये SHM है कि नहीं है, और उसका टाइम पीरियड भी निकालना। x इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t प्लस 4 cos ओमेगा t। C x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 sin ओमेगा t। ये ऐसा लिखें, 4 प्लस 3 sin ओमेगा t। और D है, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ समझो। x इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा t प्लस 2 sin 2 ओमेगा t। x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। ये हो गया 6 क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इनमें से कोई एक आ जाए, 2 आ जाए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन SHM है कौन नहीं है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, मैं बेसिक लॉजिक बता दे रहा हूँ आपको उस हिसाब से काम करना है। कुछ मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, नंबर 1 बात कि आपको पता है कि SHM अगर होना है तो ऑसिलेशन होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन तो रहना ही चाहिए, पीरियोडिक में भी ऑसिलेटरी होना चाहिए, और ऑसिलेटरी में सर्टेन कंडीशन। तो कंडीशन 2 हैं भाई, दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हो। एक तो ये चेक कर लें, तो जनरली जब सिचुएशन दिया हुआ होता है, फॉर एग्जांपल अभी वाला क्वेश्चन था, या यूट्यूब दे दिया या सिलेंडर दे दिया, अब इसका वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालना हो, डिसाइड करना हो SHM है कि नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में
सिचुएशन में हम लोग मीन निकालते हैं और मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा ये है कि अगर तुम्हें मीन से डिस्प्लेसमेंट दिया हो या पता हो, वो देखना है कि सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में, साइन या कोसाइन को हार्मोनिक फंक्शन में बोलते हैं, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन अगर हो जाए तो एसएचएम है। तो एसएचएम के लिए ये दो है, अगर इक्वेशन दिया है तो ये चेक करो, सिचुएशन दिया है तो ये चेक करो। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कोई डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट दिया हुआ मान लो ये है, ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही है। देखो 10 है इसका एम्पलीट्यूड और कॉस, साइनसोइडल फंक्शन में साइन कॉस दोनों आते हैं तो यहाँ कॉस है, और ये एक जो भी है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 है, कोई बात नहीं है तो है, एक ही तो है ना टर्म, कॉस का तो एक ही टर्म है और वो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में एक्सप्रेस्ड है, तो ये एसएचएम है, ये एसएचएम है, क्योंकि ये और इसका एम्पलीट्यूड कितना है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो है कितना 10। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो यहाँ 10 सेंटीमीटर बोलेंगे, मीटर में दिया रहेगा मीटर में बोलेंगे, मिलीमीटर में दिया होगा मिलीमीटर में बोलेंगे। आप सोचेंगे ये सब क्या है, ये ओमेगा है भाई, ओमेगा टी, ये ओमेगा है 100 पाई, ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई, इसलिए तुम्हें कोई पूछे कि भैया इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई। हमने देख लिया कि ओमेगा का वैल्यू 2 साइन ए कॉस ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा टी, ये ओमेगा है, टी का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, साइन या कोसाइन रहे, टी का जो कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू रख दिया, तो इससे मिल गया पाई पाई कैंसिल हो गया 1/50, तो 1/50 सेकेंड इज द टाइम पीरियड, मिल जाएगा हमें, टाइम पीरियड पता लग जाएगा। अब ये सोचो कि पाई बाई 4 क्या है, तो अभी फेज़ हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि पाई बाई 4 क्या है। वैसे अभी के लिए भी आपको मैं समझा सकता हूँ कि ये पाई बाई 4 बोलते हैं इनिशियल फेज़ को। पाई बाई 4 क्या है भाई, तो ये है इनिशियल फेज़। अभी फेज़ का स्टोरी अभी शुरू होगा, फिलहाल ये समझो कि कॉस या साइन का जो एंगल होता है ना, पूरा ये एंगल जो भी साइन, ये तो ये जो है ना यही फेज़ है, जो एंगल है वही फेज़ है। मीन्स समझो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा मान लो है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। मान लो साइन या कॉस में ही तो होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसमें ये क्या है भाई, तो ये है एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चलो भाई ये तो सबको पता है एम्पलीट्यूड, साइन को साइन पता ही है, हमारा यही हार्मोनिक फंक्शन है। ये टी हमारा टाइम है, ये टी क्या है भाई, तो टी इज टाइम, जिस टाइम पे आपको देखना हो वो टाइम, इसका और हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ओमेगा क्या है भाई, तो ओमेगा का नाम है सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड, एसएचएम में इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एसएचएम में इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। और ये डेल्टा क्या है, तो डेल्टा आप समझो ये कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये टोटल मिला करके है ये फेज। क्या है, मीनिंग क्या है, वो जब टॉपिक आएगा तब समझेंगे। और ये देखो कि टाइम के साथ ये फेज़ हमारा चेंज होता है। देखो अभी टाइम 2 सेकेंड रखोगे तो दूसरा फेज़ होगा, जब टाइम 3 सेकेंड रखेंगे फेज़ कुछ और हो जाएगा, 4 सेकेंड रखेंगे फेज़ कुछ और हो जाएगा, 5 सेकेंड रखेंगे कुछ और हो जाएगा फेज़। लेकिन एट t इक्वल टू 0 फेज़ क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो फेज़ क्या होगा, तो ये पूरा फेज़ हमारा t इक्वल टू 0 पे ये 0 प्लस डेल्टा, डेल्टा हो जाएगा। t इक्वल टू 0 पर का फेज़ को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा बोले तो एट t इक्वल टू 0 द इंटायर फेज इज डेल्टा, इसलिए डेल्टा का दूसरा नाम है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब है फेज एट t इक्वल टू 0।
तो ये है, इसलिए मैंने इसका जो ये π/4 दिखा उसको मैंने लिख दिया इनिशियल फेज़, क्योंकि t = 0 रखेंगे तो ये पूरा फेज़ क्या हो जाएगा भाई, ये तो पूरा फेज़ ही था, ये तो पूरा फेज़ था भाई। ये पूरा फेज़ का जो वैल्यू है t = 0 पे क्या है, तो t = 0 पे π/4, इसलिए π/4 इज़ नोन एज इनिशियल फेज़। चलो इतना बात तो अब समझ में आ गया होगा कि चलो भाई इसका नाम तो समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग फेज़ बोलते हैं। बाकी फेज़ का मीनिंग क्या है ये बहुत कम बच्चे समझते हैं ठीक से, इसलिए ये मीनिंग तो क्लियर करेंगे अलग। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था, उसके साथ ये मैच कर रहा है सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। अब ये ओमेगा टी रहे, चाहे ओमेगा टी π/4 रहे, π/2 रहे, कुछ भी रहे, यहाँ उससे मतलब नहीं है, एक ही तो है हार्मोनिक फंक्शन, एसएम होगा। π/4 इज इनिशियल फेज, टोटल फेज है। चलो अब जरा हम लोग, ये तो ए की बात हो गई, ये वाला ए हो गया। अब बी की बात करें, बी वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करेंगे? तो ध्यान देना भाई, आप देखो कि क्या आप इसको सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में, यानी कि सिंगल टर्म ऑफ साइन या कोसाइन में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो ये एसएम होगा, नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा एसएम। तो भैया इसको हम लोग, जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं वो तो इसका काम किए भी होंगे, इसको हम लोग सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल टर्म ऑफ साइन और कोसाइन कर सकते हैं। इट मीन्स ये एसएचएम है। चेक आपको ये रखना है, ध्यान देना, अभी मैं उसका डिटेल भी थोड़ा बता दूंगा कि यहाँ साइन ओमेगा टी हो तो यहाँ भी कॉस ओमेगा टी ही रहे। अगर ये ओमेगा टी है और ये भी ओमेगा टी है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल हार्मोनिक में। कैसे? तो ये मैं अभी दिखा देता हूँ भाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको ज़रा देखो, शायद मैथ वाले क्वेश्चन ऐसा किए भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करना सीखें। देखो भाई, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ दिया है 3 sin ओमेगा टी। सारे लोग ध्यान से समझ लेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ऐसा, और स्कूल वाले भी खूब पूछते हैं। 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। देखो इसको सिंगल हार्मोनिक में, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मैथ्स में आता है कि सिंप्लीफाई करो इसको। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसमें स्मॉलेस्ट टर्म में लाएं, बिल्कुल जनरल सिंपल एक्सप्रेशन में लाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो डिवाइडिंग बाई √3² + 4² बोथ साइड, ये काम करते हैं। आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं सर, तो मैं इसको हटा करके फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। एक जनरल मैं आपको लिख के दे देता हूँ, पहले नोट का पॉइंट समझो बना देता हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंगल हार्मोनिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या है बेसिक लॉजिक। तो मैं अलग से पेज में लिख देता हूँ, फिर वापस आ जाएंगे। देखो भाई, कभी भी ऐसा हो कि x इज़ इक्वल टू कोई कांस्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी अगर हो, ठीक है, ये वाला और ये वाला सेम रहना चाहिए, देन टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल टर्म, इसको सिंगल सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी डिवाइड बोथ साइड, चाहे वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऐसा लिख सकते हैं, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √, जो कोफिशिएंट है साइन ओमेगा टी का, जो कोफिशिएंट है कॉस ओमेगा टी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √a² + b²। इससे मल्टीप्लाई कर देने से हमारा काम आसान हो जाता है। साथ में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन तो आपको ज़रूर याद हो, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला आपको याद होंगे भाई, इतना तो आपको याद होना चाहिए। साइन a + b होता है साइन a × cos b प्लस cos a × sin b, सबको मालूम है भाई। और साइन a - b ये क्या होता है, साइन a × cos b माइनस
कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। उसी तरह से कॉस का भी होता है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बोलो। माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा ही होता है। और कॉस ए माइनस बी अगर लिखेंगे भैया तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बोलो भाई, ये ठीक है? यस सर। चलो ये सब जानते हैं तो इतना तो पता होना चाहिए। अगर मेडिकल वाले नहीं जानते हैं तो वो साइड में इसको लिख लेंगे और इसको याद कर ही जाएंगे। उस तरह से tan का भी होता है, खैर tan का हम लोगों का फिजिक्स में उतना यूज़ नहीं होता है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंगल हार्मोनिक में। तो हमने बोला भाई कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिए पूरे में और डिवाइड भी करेंगे। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अच्छा ठीक है भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आप सोचेंगे इसका क्या फ़ायदा होगा, तो देखो भाई इसका क्या फ़ायदा होगा वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। आप सोचेंगे क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो भैया अभी के लिए तो पहली बार तो मान ही लो कि करने हैं। करने से फ़ायदा जब नज़र आएगा तो आगे से आप अपने आप करने लग जाओगे। तो देखो भाई x इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर देखो ये ए स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो इतना है ना इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लो कॉस थीटा मान लेते हैं। चाहे अभी लिख देता हूँ, एक स्टेप के बाद लिख दूंगा क्योंकि कुछ लोग फिर घबरा जाएंगे, सर शॉर्टकट मार दिए ये, तो पहले अलग अलग ही कर देता हूँ मैं भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि ये जो था हम लोगों ने इसमें भी और इसमें भी कर दिया भाई डिस्ट्रीब्यूट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा भाई, और यहाँ पे मैंने बोला कि इसको भैया ले लो तुम कॉस थीटा, साइन है, मैं मान लो कॉस थीटा ले लिया, कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको ले लेंगे हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा सपोज कर लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। आप सोचेंगे ये कैसे सपोज कर लिए, तो देखो भाई सपोज कर सकते हैं। कभी भी मान लो ऐसा होता है कि ये ए है और ये बी है, ध्यान से समझना लॉजिक, मैथ्स में तो आपको लिखा रहेगा कि हाँ भाई ऐसे कर लो, लेट दिस बी कॉस थीटा एंड दिस बी साइन थीटा, लेकिन मैं आपको लॉजिक भी इसका बता रहा हूँ पीछे। कभी भी अगर कोई दो क्वांटिटी ए एंड बी है और आपको मालूम है कि ये ऐसे दो क्वांटिटी हैं जिनको स्क्वायर करने से और ऐड करने से 1 होता है। अगर तुम्हें ये पता है कि ए स्क्वायर कर दें और बी स्क्वायर कर दें और दोनों को सम कर दें तो ये 1 हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे दो क्वांटिटी मिल जाएं जिनको स्क्वायर करके ऐड करने से 1 होता हो तो एक को आप साइन और दूसरे को कॉस ले सकते हो, क्योंकि इसको जब स्क्वायर करेंगे, मान लो ये ए है हमारा, मान लो साइन थीटा, और बी है हमारा कॉस थीटा, तो अगर इसको स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा लगे कि कोई एक क्वांटिटी है दूसरा क्वांटिटी है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है, तो आप एक को साइन थीटा और दूसरे को कॉस थीटा ले सकते हो, या इसको कॉस थीटा तो इसको साइन थीटा ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला जो क्वांटिटी है ये और ये वाला जो क्वांटिटी है ये दोनों को अगर स्क्वायर करें और ऐड करें, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, और जब दोनों को ये ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और ये मिल जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मिल करके हो जाएगा 1। इट मीन्स ये वाला और ये वाला ऐसा दो क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 होगा, तो एक को कॉस थीटा दूसरे को साइन थीटा ले सकते हैं।
लेने से फ़ायदा क्या हो जाएगा? तो लेने से फ़ायदा भैया ये हो जाएगा कि ये वाला फॉर्मेट में आ जाएगा, कॉस इंटू साइन, और ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। तुम्हें दिख रहा है? साइन ए, समझो ये वाला ए है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ जाएगा। और ये जैसे ही आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में ये चमक जाएगा भाई कि ये तो हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो मैंने भी वो लिख दिया भाई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अब ये एक साइनसॉइडल फंक्शन हो गया, सिंगल में ये कन्वर्ट हो गया। आप सोचेंगे ये थीटा, तो थीटा है भाई कुछ इनिशियल फेज की तरह। थीटा क्या है वो मैं बता रहा हूं कि थीटा क्या है। साइन थीटा हम लोगों ने लिया, देखो भाई साइन थीटा लिया हम लोगों ने, मैंने बताया अभी लॉजिक कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई एक क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर और दूसरा क्वांटिटी उसका स्क्वायर दोनों ऐड करने से 1 होता है, तो एक को साइन थीटा और दूसरे को कॉस थीटा ले सकते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हियर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टेकन एज कॉस थीटा एंड b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टेकन एज साइन थीटा। ये हमने क्या किया है, सपोज किया है, समझो। लेट ये हमारा कॉस थीटा है और ये हमारा साइन थीटा है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि tan थीटा अगर बोलें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan थीटा बोलें तो b अपॉन ए है। tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा है अपना b स्क्वायर बाई ए, बी अपॉन ए। मतलब ये तो भैया कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, चाहे π/4 हो, π/6 हो, 1/2 हो, कुछ भी हो भाई, ये तो कांस्टेंट है ना। थीटा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कोई परेशानी नहीं है। सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट तो हो गया ना, जो करना था हमें वो काम हो गया, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया और इसलिए ये SHM है। इसलिए हम लोगों ने इसको जो लिख दिया, इसको देखो इतना जब आपने सीख लिया करते क्या है तो आप यहां से अपना बार बार ये काम नहीं करोगे, यहां से आप डायरेक्ट लिख दोगे x इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, तो ये है a, इधर है b और इधर साइन ओमेगा टी इधर कॉस ओमेगा टी है, तो क्या करेंगे भाई, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और वो डिवाइड करने से एक साइन एक कॉस करके, और सिंगल हार्मोनिक चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो कन्वर्ट तो हो ही जाएगा। तो हमारा हो गया भाई सिंगल हार्मोनिक। यहाँ से आपको देखते ही पता लग जाएगा हाँ भाई ये SHM होगा, सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये वाला सेम है, तो मैं बोलूँगा SHM है। SHM तो है और उसका एम्पलीट्यूड पूछ देगा, अच्छा भैया SHM है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना, तो उसका एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हम लोग वाले केस में इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में जो कि अंडर रूट 3 स्क्वायर, एक 3 था कोफिशिएंट एक 4 था, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 25 हो जाएगा, यानी कि 5 एम्पलीट्यूड का हो जाएगा। तो ये बात आप समझ में आया भाई। जब भी ऐसा होगा सम कांस्टेंट साइन ओमेगा टी, सम कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी, तो सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही करेंगे मल्टीप्लिकेशन रहने दोगे, जो डिवाइड किए उसमें एक को बनाएंगे कॉस थीटा, दूसरे को बनाएंगे साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने से हमारा 1 मिलता है। एक को कॉस थीटा बनाएंगे, एक को साइन थीटा बनाएंगे, और जो ऐसे ही जैसे ही रिप्लेस करोगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या भाई, क्या मिल जाएगा, तो एक सिंगल में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला पे अप्लाई हो जाएगा। साइन ए प्लस बी हो गया, काम हो गया खत्म। अगर यहाँ पे माइनस होता, ये प्लस के बदले में माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो कोई बात नहीं, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी होता, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा हो जाता, तो भी SHM होना था। ये तो प्लस कुछ रहे माइनस कुछ है, उससे मतलब नहीं है, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन आ गया, अब इसमें प्लस माइनस होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, ये भी हो सकता था भाई कि तुमने सोचा है भाई कि इसको हमने कॉस ले लिया, इसको हमने कॉस ले लिया, इसको साइन ले लेते तो इसको साइन लेते तो क्या होता, तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, क्योंकि इसको साइन थीटा अगर लेते तो इसको कॉस थीटा लेते, ये साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, कॉस थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या बनता, तो कॉस ए साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी बन जाता, तो कॉस ए माइनस बी हो जाता, फिर भी तो सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट होता भाई, इसलिए कन्वर्ट तो होना ही है। कन्वर्ट सिंगल में होने का सिर्फ यही कंडीशन है कि यहाँ ये देखो कि ये वाला और ये वाला सेम है या नहीं, ये दोनों एंगल अगर सेम है और ये कोफिशिएंट्स अपना है कुछ भी हो जाएगा कन्वर्ट। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है? Yes, sir. ऐसा मैथ्स में किए हो कि नहीं, कोई ऐसे सिंपल करके एक में लाना नहीं किए हो? चलो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पोलर फॉर्म में कभी कभी हो जाता है यूज। चलो कोई बात नहीं, ये आपको याद रखने हैं और मेडिकल वाले भी इसको याद रखेंगे। ये जो लॉजिक है वो आप याद रखना, और सिंपल सी बात है कि डिटेल ऐसे दिखा दिया, और आपको ये याद रखना है कि जैसे ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और आगे हो जाता है सिंपल में। सिर्फ कंडीशन ये है कि ये वाला और ये वाला होना चाहिए ये सेम। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे कॉस ओमेगा डैश टी हो जाए या कॉस टू ओमेगा टी हो जाए तो भैया फिर फॉर्मूला में नहीं आएगा। मान लो यहाँ साइन ओमेगा टी रहता और यहाँ पे हमने कॉस थीटा लिया, यहाँ साइन थीटा लिया, यहाँ पे साइन कॉस टू ओमेगा टी होता, अगर ऐसा होता तो क्या ये फॉर्मूला में आता? नहीं आता फॉर्मूला में। फॉर्मूला में होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तो ये एंगल कुछ और है, ये एंगल कुछ और हो गया। साइन ए कॉस बी है लेकिन यहाँ पे कॉस सी आ गया, अलग आ गया, तो ये फिर इसका कोई सिंगल में कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं है, तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे ही ये डिफरेंट हुआ अप्लाई नहीं हो पाएगा, सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चेक करना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। Yes, sir. चलो अब वापस आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे थे, देखते ही आप बता देंगे कि अरे भैया ये तो एसएचएम होगा, साइन ओमेगा टी इधर कॉस ओमेगा टी, एसएचएम तो होना ही होना है। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इसका एम्पलीट्यूड बनेगा, इफेक्टिवली एम्पलीट्यूड। तो इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ऐसा कर देंगे, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऐसा लिख देते हैं, नहीं तो उधर से इधर ले आना पड़ेगा। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इससे क्या हो जाएगा भाई, तो इससे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/5। पहले तो 5 मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो गया 3/5 साइन ओमेगा टी प्लस 4/5 कॉस ओमेगा टी। अब आप सोचो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा ऐड करने पे, तो इसलिए ये बन गया 5। और इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी ले लें। अगर कॉस थीटा लेंगे तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे लिया हमने कॉस फाई, तो कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इसको बना देंगे फिर साइन फाई, क्योंकि ये कॉस फाई हुआ तो ये साइन फाई, ये साइन फाई होता तो ये कॉस फाई। इस तरह से हम लोगों ने साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, और इस तरह से हमें मिल जाएगा 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट हो गया और इसका एम्पलीट्यूड आया 5। और टाइम पीरियड कितना भैया, तो टाइम पीरियड वही है 2π/ओमेगा, ये वाला जो टी का कोफिशिएंट है वही। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यहां दिखाई दिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल टर्म, क्योंकि ये वाला सेम था। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट। अब जरा हम लोग थर्ड पार्ट पे चलें, तो थर्ड वाले पार्ट ये भी बहुत आता है भाई। तो ये वाला भी एसएचएम होगा, क्योंकि ये भी सिंगल हार्मोनिक फंक्शन है। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का 3। अब आप सोचेंगे ये 4 क्या कर रहा है, 4 क्या कर रहा है, उसका हम लोग स्टोरी समझ सकते हैं।
थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। इस 4 के करने से कुछ नहीं होगा, इस 4 यहाँ पे प्लस हो जाए माइनस हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि भैया इसका ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, देखो हम लोग को जो चेक करना है वो है x = 4 + 3 sin ωt। चलो भाई इसको चेक करना चाहते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल है ये सब। तो देखो भाई, अगर x = 3 sin ωt होता तो ये तो बड़ा SHM आराम से होता। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते x का तो ऐसे चलता रहता टाइम के साथ, कभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हैं +3 हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, कभी -3 हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और बड़े आराम से ये SHM हो रहा है। फिर मीन पे आया, किसी टाइम पे मीन पे आया, सबसे पहले मीन पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा, +3 हो गया x। फिर ये टाइम के साथ प्लॉट है भैया, ये टाइम के साथ प्लॉट है, समझ लो ऐसे। t = 0 पे मीन था, फिर ये कहाँ पहुंचा भाई, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा। फिर क्या हुआ भाई, तो फिर वापस आकर ये मीन पे पहुंचा, यहाँ आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, तो अब नेगेटिव एक्सट्रीम पे यहाँ आ गए पहुँचते पहुँचते। फिर क्या हुआ भाई, तो फिर 0 मीन पे यहाँ आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँच गए, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँचे। फिर क्या हुआ भाई, तो वापस आ गए यहाँ मीन पे। फिर क्या हुआ, अब नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँच गए, नेगेटिव एक्सट्रीम यहाँ। फिर ये 0, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर 0, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे हो रहा है। 3 एम्पलीट्यूड है तो 3 दिखाएंगे, +3 होता है वैल्यू, -3 होता है वैल्यू, ऐसे चलता जा रहा है। +3 -3 +3 -3, 3 0 -3 0 +3 0 -3 0 +3 0 -3, ऐसे चल रहा है। 0 +3 0 -3 0 +3 0 -3, ऐसे चल रहा है टाइम के साथ। अब देखो भाई, ये तो SHM है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। 3 एम्पलीट्यूड है और टाइम पीरियड 2π/ω है, बहुत अच्छा। इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया तो कौन सा तकलीफ हो गया भाई, तो इसको 4 ऐड करने से हुआ क्या, ये जरा समझो। 4 ऐड किए तो जब जितना वैल्यू है, थोड़ा ग्राफ का थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग रहा हो, जब इसका जितना वैल्यू है उसमें 4 ऐड करना है। 4 ऐड करना है मतलब जब ये 3 रहेगा तो 7 हो जाएगा। देखो भाई, थोड़ा स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने इसको शिफ्ट कर लिया। अब देखो, ये अगर 3 sin ωt है, ये वाला वैल्यू अगर हमारा 3 sin ωt है, अब इसमें 4 ऐड करने से क्या होगा वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 4 ऐड करने से ये होगा कि जब ये 3 है, जब ये 0 है तो ये 4 है, जब 0 है तो ये 4 है, ठीक है। और जब ये 1 होगा तो ये, जब ये 1 हो, sin ωt जब 1 हो, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू 3, तो 3 होगा तो 3 + 4 7 हो जाएगा। जब ये 1 होगा, 1 मतलब ये 3 होगा तो ये इस समय 7 हो जाएगा। और जब ये -1 यानी -3 होगा तो उसमें -3 और +4 ये 1 पे चला जाएगा, ऐसे चलेगा इसका ग्राफ, ये ऐसे हो जाएगा मेरे भाई। ये इस तरह का ये ग्राफ हो गया। मतलब ये होता है कि जो ग्राफ है ना वो वैसा ही ग्राफ रहेगा, 4 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जितना वैल्यू है 4 ज़्यादा, तो जब जितना वैल्यू है उसको 4 ऊपर शिफ्ट करो। जो ऐसे था ये, इसको 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये भी अपने से 4 ऊपर जाएगा, ये भी अपने से 4 ऊपर जाएगा, ये भी अपने से 4 ऊपर, ये भी अपने से 4 ऊपर, सब अपने से 4 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक SHM है। क्या मतलब है मैं समझा देता हूं तुम्हें, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, सारे लोग ध्यान से समझेंगे, ये सब बिल्कुल बेसिक बात है, और अगर ये सब में क्लियरिटी नहीं रहेगा तो आप आगे फंस जाएंगे। ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है मान लो, और ये 3 एम्पलीट्यूड पे अपना ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज़ द मीन पोजीशन, ठीक है। रमेश यहाँ पे आके खड़े हो गया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया रमेश, और रमेश कह रहा है भाई कि ये SHM हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में।
तो रमेश को बोला जाएगा ठीक है भैया इतना अच्छा लग रहा है तो इसका इक्वेशन बोलो। तो इसने बोला x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यानी 3 साइन ओमेगा टी, 3 साइन ओमेगा टी। इसने क्योंकि बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 रहता है, फिर देखो x इक्वल टू +3 पे चला जाता है, फिर ये 0 पे आता है, फिर -3 पे चला जाता है, फिर 0 पे आता है, फिर +3 पे चला जाता है। इसका यही x इक्वल टू 0 है और इधर x एक्सिस है। इस तरह से ये बोल रहा है, ठीक है। इसी SHM को ध्यान देना, इसी SHM को अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आ गया है जियान और ये जियान कह रहा है भाई कि ये SHM तो बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, तो भैया तू बता दे इसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये यहाँ खड़ा है जो कि इसके मीन पोजीशन से 4 पहले है। ये अपना ऑरिजिन यहाँ लेकर के बैठा है, इसके लिए यही ऑरिजिन है, ये अपना ऑरिजिन यहाँ लेके बैठा है और इसको एक्स एक्सिस बना रखा है। ये अपना ऑरिजिन भैया जो जहाँ रहेगा वहीं तो अपना ऑरिजिन x इक्वल टू 0 समझेगा। मैं ऑरिजिन पे खड़ा हूँ, अपना देखूंगा। तो ये देख रहा है तो ऐसे ऐसे हो रहा है, इसके लिए इधर भी है राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड भी है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है ऑसिलेशन, इसके लिए हो रहा है, ठीक है, 3 एम्पलीट्यूड पे। ये क्या कहेगा, हाँ भाई रमेश के पास है एक स्प्रिंग मास सिस्टम, वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए हमेशा ही पॉजिटिव पे रह रहा है। क्यों, पहले से ही मैं 4 उसके मीन से 4 इधर हूँ, मतलब इसका मीन ही हमारे से x इक्वल टू 4 पे मीन है। यहाँ से 4 पे तो ये मीन ही है इसका, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे मीन है। अब ये 3 के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो मेरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा 7, क्योंकि जब ये अपना 3 चलेगा 4 तो खुद पहले से ही मीन है, 7 पे जाएगा। और जब इधर -3 पे आएगा तो पहले ही से मेरा 4 है, तो मीन से इधर आएगा ना 3, लेकिन मेरे लिए तो वो 1 रहेगा, 1, यानी कि 1 से लेकर के 7 तक। इसके लिए जो SHM हो रहा है 1 to x इक्वल टू 7 तक हो रहा है। इसके लिए जो हो रहा है x इज इक्वल टू -3 to x इज इक्वल टू +3 तक हो रहा है इसके लिए, और इसके लिए 1 से लेकर 7 तक हो रहा है। इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा कि तू बता भाई इक्वेशन क्या होगा, तो ये बोलेगा 4 + 3 sin ओमेगा टी, 3 sin ओमेगा टी से ऐसे ऐसे करते रहेगा, और इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया, मतलब उधर है मेरे से तो पहले ही 4 ऐड हो जाओ, तो ये ऐसे दिखाएगा। ये इसके लिए है, मीन्स ये रमेश के लिए है और ये जियान के लिए है। 4 से 7, 7 से इधर 1 7 1 7 1 7 ऐसे चलेगा, 1 से लेकर 7 तक इसके लिए। तो है तो भैया दोनों SHM ही है। ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसे बोल रहा है, ये यहाँ है तो यहाँ बोल रहा है। कोई यहाँ रहेगा, मान लो पहले से ही मान लो 6 पे रहेगा, यहाँ पे सुजुका आ गई, सुजुका को पूछा गया भैया उसका इक्वेशन बता दो। सुजुका ने बोला उसका इक्वेशन तो बहुत साफ है, वो 3 के एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा है, 3 का उसका एम्पलीट्यूड है, लेकिन उसका मीन ही मेरे से 6 पे है, तो मैं कर दूंगा +6। हो गया भाई, हो गया। कोई बोलेगा कि भैया मैं यहाँ रहूँगा, पहले ही से इसके मीन को -10 पे रखूँगा और मेरे लिए ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा। अब ये है मान लो नेकिसुकी, ये क्या बोलेगा इसका इक्वेशन, हाँ मेरे पिछवाड़े में हो रहा है, उधर हो रहा है भाई SHM, x इज इक्वल टू -10 पे जाओ तो तुम्हें मीन मिलेगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इसके लिए यही इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी। 3 sin ओमेगा टी का तो वो करेगा, लेकिन पूरा जो भी जितना वैल्यू उसमें -10 कर लो, इधर आ गए। सेम SHM ऑब्जर्वर बदल बदल के रखोगे, सबके लिए इक्वेशन अलग अलग हो जाएंगे। कुछ समझ में आया भाई, बोलो। यस सर। ये SHM हो रहा है 3 के एम्पलीट्यूड का, ठीक है। सारे लोग देखो ध्यान से, मैं बोलूँगा कि मैं यहीं रहूँगा तो मैं बोलूँगा इस ऑसिलेशन को +3 -3 +3 -3। अब यहाँ आ गया, यहीं से पहले ही 4 पे आ गया भाई, तो बोलूँगा कि ये भाई 3 sin ओमेगा टी तो हो रहा है, लेकिन इसमें 4 ऐड कर दूंगा,
यानी कि 4 पे जा करके और 3 sin ओमेगा टी कर रहा है ये। 4 + 3 sin ओमेगा टी, तो 4 + 3 7 हो जाएगा और -3 होगा तो 1 होगा, प्लस 4 + 3 sin ओमेगा टी, ऐसे ऐसे चलेगा। तो मेरे लिए क्या होगा, जब ये अपने 3 पे होगा, 4 खुद ही है तो 4 और 3 7 हो जाएगा और 4 - 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से लेकर 7 तक। यहाँ आया तो यहाँ आ जाऊँगा तो मैं बोलूँगा 10 ± sin ओमेगा 3 sin ओमेगा, यहाँ आ गया तो 8 ± 3 sin ओमेगा टी, यहाँ आ गए तो मान लो 5 + 3 sin ओमेगा टी, यहाँ आ गए तो 0 + 3 sin ओमेगा टी, यहाँ आ जाएंगे तो -4 + 3 sin ओमेगा टी, और आ गया -10 + 3 sin ओमेगा टी। तो सिर्फ ऑब्जर्वर कहाँ है वो हमारा चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मीन पोजीशन किसी के लिए ओरिजिन पे ही है, किसी के लिए मीन पोजीशन x = 6 पे है, किसी के लिए मीन पोजीशन x = 10 पे है, किसी के लिए मीन पोजीशन x = -10 पे है, बट सबके लिए एम्पलीट्यूड वही है, टाइम पीरियड वही है, 3 sin ओमेगा टी। एक्सक्यूज मी, क्लियर हुआ? बोलो भाई। यस सर। तो ये क्लियर हुआ, तो ये समझ में आ गया कि ये वाला भैया 3 एम्पलीट्यूड का SHM है। 4 करने का मतलब है कि ऑरिजिन से खिसक गया ये ऑब्जर्वर जो इक्वेशन लिख रहा है वो 4 इधर आ गया है। इसका मतलब इसका मीन ही जो है वो x = 4 पे है। मीन पे देखो t = जब ये 0 होगा, मीन पे क्या होता है x = 0, तो जब डिस्प्लेसमेंट मीन से 0 होगा तो इसका x हमारा 4 रहा होगा, मीन्स इसका मीन ही हमारा x = 4 पे है। क्वेश्चन में ये इक्वेशन देके बोलेगा कि मीन कहाँ है और एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे कि मीन इज एट x = 4। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि मीन इज एट x = 4, मीन पोजीशन इज एट x = 4 और एम्पलीट्यूड है 3। बोलो ठीक है? Yes sir. सी वाला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इस पे चलते हैं, ये डी वाले पे चलते हैं। अब डी वाले पे बताओ ये SHM होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। तो ये SHM नहीं होगा। क्यों भैया? 4 है यहाँ, 2 है यहाँ, cos ओमेगा टी है यहाँ, लेकिन यहाँ sin 2 ओमेगा टी है। अगर ये cos ओमेगा टी यहाँ sin ओमेगा टी होता तो ये कन्वर्ट हो जाता पहले वाले केस की तरह, इसकी तरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, यहाँ 2 ओमेगा टी, तो हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, पहले ही बता दिया था भाई। बोलो, इसको तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। 2 ओमेगा टी है, याद है, अभी बताया तो था। इस वाले में सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, तभी करते हैं ना जब यहाँ ओमेगा टी हो तो यहाँ भी ओमेगा टी रहे। अब यहाँ ओमेगा टी, यहाँ 2 ओमेगा टी हो जाएगा, तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये SHM नहीं है, SHM नहीं है। ये अकेले SHM है, ये अकेले SHM है, लेकिन दोनों कंबाइन होकर के जो आया वो SHM नहीं है। दूसरी बात, SHM तो नहीं है क्योंकि सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि कोई लोग पूछ देता है कि ये पीरियोडिक होगा कि नहीं, तो भैया पीरियोडिक है। जब भी एक पीरियोडिक फंक्शन और ये एक पीरियोडिक फंक्शन, ये दोनों पीरियोडिक ही तो है, रिपीटिंग फंक्शन, ये अकेले रिपीटिंग, ये अकेले रिपीटिंग। रिपीटिंग और रिपीटिंग में जब ऐड होता है तो रिपीटिंग ही मिलता है। जब पीरियोडिक और पीरियोडिक ऐड होगा तो पीरियोडिक ही मिलेगा। इसलिए ये पीरियोडिक तो है बट नॉट SHM। ठीक है, आप लिख लेना पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक। अब मान लो 4 cos ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी प्लस 9 sin 6 ओमेगा टी प्लस कुछ 2 ओमेगा टी sin ओमेगा टी बाई 2, ये सब ऐड करते जाए सब पीरियोडिक में पीरियोडिक सब ऐड करते जाएंगे, पीरियोडिक ही रिजल्टेंट मिलेगा। इसलिए SHM नहीं है बट पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब रिपीटिंग है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं मिटा देता हूँ इधर वाले को, क्योंकि अब स्पेस बच नहीं रहा है, तो इधर वाले को मिटा रहा हूँ मैं। और अब जरा हम लोग नेक्स्ट वाले को देखें भाई।
अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इस वाले को देखो, x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये एसएचएम है या नहीं? तो ये स्क्वायर है, सिंपलेस्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन चाहिए, एक ही टर्म चाहिए और वो भी हार्मोनिक फंक्शन का। ये स्क्वायर है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो एसएचएम होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो भैया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब यहाँ फिर से आ गया भाई मैथमेटिकल फॉर्मूला। भाई अब क्या करोगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला इतना तो एसएम में यूज होता है। देखो भाई, साइन 2 थीटा होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको मालूम है भाई। उस तरह से कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखें और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। और कॉस 2 थीटा जो है वो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाता है भाई, ये फॉर्मूला है। साथ में एक और फॉर्मूला है भाई, ये तो कॉस 2 थीटा का मैं लिख रहा हूं। और देखो, क्योंकि कॉस 2 थीटा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये भी बोला जाता है। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि भैया कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये सब ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला हैं जो यूज़ होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा था ये, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। जैसे ही सिंगल में कन्वर्ट हुआ एसएचएम होगा। ये वही वाली बात हो गई कि cos 2 ओमेगा टी एसएचएम है, इसमें प्लस माइनस कुछ करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, एसएचएम तो होगा, मीन ही इधर उधर भागेगा, तो ये एसएचएम है। एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड कितना, तो एम्पलीट्यूड मीन्स इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 एम्पलीट्यूड का है। और टाइम पीरियड कितना है भाई, तो टाइम पीरियड है 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश, और ये ओमेगा डैश क्या है यहाँ पे, ओमेगा डैश 2 ओमेगा है, तो 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा ये आया, यानी कि पाई अपॉन ओमेगा इज द टाइम पीरियड फॉर दिस स्पेशल एसएचएम। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। अगर ये साइन स्क्वायर के बदले में कॉस स्क्वायर होता तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाता, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी हो जाता। लेकिन ये tan स्क्वायर वाला एसएचएम नहीं हो सकता, ये सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट एसएचएम। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? यस सर। सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा तो उसको हम लोग सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट कर पाएंगे और तब ये एसएचएम हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करने हैं। ये है तो एसएचएम है, कोई परेशानी नहीं है। ये है तो सिंगल में कन्वर्ट हो सकता है, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ये है तो एसएचएम है, 3 एम्पलीट्यूड वाला, इसका मीन खिसक गया है, मीन उधर चला गया है भाई, x = 4 पे मीन है इसका। ये वाला ये नहीं हो सकता एसएचएम, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी और यहाँ 2 ओमेगा टी आ गया, नहीं हो सकता। ये वाला हो सकता है भाई, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, लिख देते ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से। ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है, नहीं लिखेंगे।
ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान रखने हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम लोग फेज़ पे चलते हैं। चलो फेज़ पे अब जरा हम लोग डिटेल थोड़ा देखें, थोड़ा सा आपको फेज़ के बारे में समझें। तो चलो भाई लिखो x इज़ इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये जो हम लोग लिखे थे, x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। लिख लो भाई डिफरेंट टर्म, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन सब जानते हैं भाई इसको तो। और ये क्या है भाई, तो ये है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है। और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, इसी को बोलते हैं। ओमेगा क्या है भाई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी आपको बताया ही था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको लिखते हैं। और ओमेगा जो होता है वो 2 अपॉन टी होता है, और 2 और 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। ये सब रिलेशन याद रखने हैं भैया, भूलना नहीं चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला सिंपली फ्रीक्वेंसी बोले या नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोले, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये टी तो भैया टाइम है, ये तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिस टाइम पे जानना चाहें। और ये डेल्टा है, क्या है भाई, तो बताया था अभी इनिशियल फेज। डेल्टा बोलें तो यह है इनिशियल फेज, या तो फिर और भी इसका नाम है, इसका नाम फेज कांस्टेंट भी है, और इसका एक और नाम है इपोक। और ये पूरा जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, पूरे को बोलते हैं फेज। फेज या फेज एंगल ऐसा बोलते हैं। ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है। ये तो टर्म बताया कि ये है। अब देखना है फेज हुआ क्या। तो सारे लोग भाई ध्यान से समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी। लिख लेंगे फेज रिप्रेजेंट state of variation of x, चाहे of velocity, चाहे of acceleration, कोई भी जो भी वेरी कर रहा हो। फेज रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ वेरिएशन। इस बात को जरा जल्दी से हजम कर ले हम लोग। स्टेट ऑफ वेरिएशन बताता है। कई बार ऐसा होता है ना भाई, दिख तो रहा है सबको? यस सर। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, वनडे मैच, T20 मैच देखते हैं, तो कई बार होता है इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, चलो भाई बहुत अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, तो आप लेट से आए, सेकंड इनिंग में आए, पहले कोई बैटिंग कर चुका, तो कई बार ऐसा होता है कि पहले से जो देख रहे हैं आप पूछते हो उससे कि क्या है, क्या कंडीशन में है, जल्दी से बता दो क्या कंडीशन में है, मतलब स्टेट ऑफ द मैच वो बता दो। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये बताया जाए कि आप ये पहले इंडिया बैटिंग किया, उसने इतना स्कोर किया, अब ये पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, उसने इतना स्कोर किया है, इतने ओवर हो गए हैं, इतने विकेट गिर गए हैं, तब जाके आपको एक्चुअल स्टेट पता लगेगा कि किस कंडीशन में मैच पहुंच चुका है, इंडिया ने कितना बनाया, ठीक है, टारगेट कितना मिला है, और पाकिस्तान के कितने ओवर में कितने विकेट गिर के कितने स्कोर कर चुका है। इतना जब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि अच्छा किस कंडीशन में है मैच अभी,
किस स्टेट में मैच अभी है और इस स्टेट से जीतना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। ये स्टेट हमें स्टेट पता करना है। तो ज़रूरी नहीं कितना स्कोर इतना डिटेल आपको बताया जाए, सीधा बोला जाए कि जीतने का चांस 70% है, तो आपको इससे भी पता लग जाएगा कि स्टेट क्या है। जीतने का चांस 70% है, 80% है। नहीं जानते क्या स्कोर है, नहीं जानते कितना मैच हो गया है, कौन बैटिंग कर रहा है, नहीं जानते, लेकिन जीतने का चांस हमारा 70% है। इसी से अपना स्टेट पता लग जाएगा। बोलो पता लगेगा कि नहीं? पता लग जाएगा ना भाई? Yes, sir. तो वैसे ही है, इधर भी कोई चीज वेरी कर रहा है टाइम के साथ। x मान लो 5 sin ओमेगा टी, 10 sin ओमेगा टी, कुछ भी है भाई, ओमेगा टी प्लस कुछ डेल्टा भी है, चलो कुछ भी है, ये पूरा फेज है। तो वेलोसिटी के लिए भाई डिफरेंशिएट करते हो तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो a तो भैया कांस्टेंट था, रह जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और t का कोफिशिएंट जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? जब डिफरेंशिएट करोगे आप dx बाई dt निकालोगे तो इतना तो आपको बताया ही है चेन रूल कि भैया तुम डिफरेंशिएट करना है तो तुम करो डिफरेंशिएट। किसको भाई? तो a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को डिफरेंशिएट करो। चेन रूल में बताया था कि इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे भाई? तो ये तो चलो कांस्टेंट है, साइन समथिंग है तो उसको समथिंग के रिस्पेक्ट में करो भाई। साइन समथिंग है तो इसको समथिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा का बदले ये है तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाइड भाई। किसको डिफरेंशिएट करेंगे अब भाई? तो जिसके रिस्पेक्ट में किया था, मीन्स ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओमेगा टी प्लस डेल्टा को अब करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, चेन और आगे बढ़ेगा। तो यही समझो काम हुआ है। ए तो कांस्टेंट था और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, टी का डिफरेंशिएशन 1 है और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। बोलो भाई ठीक है? Yes, sir. x ये है, v ये है, और एक्सेलरेशन तो भैया इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार और ये ए ओमेगा रहेगा और एक बार और कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और एक और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। तभी तो इसको हम लोग x लिख देते थे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता था। अच्छा ठीक है भाई, तो ये तो भैया इक्वेशन बन चुका। अब देखो फेज़ का क्या स्टोरी है, फेज़ का क्या समझ हम लोगों को डेवलप करने हैं, उस बात को ज़रा समझा जाए। मान लो एक रमेश है बेचारा, उसने क्या किया कि स्प्रिंग मास सिस्टम को ऑसिलेट करा दिया किचन में गया, स्लैब था, स्लैब पे उसने एक तरफ वॉल में स्प्रिंग लगाया और थोड़ा स्मूथ कर लिया था और ऑयलिंग कर दिया, इसको ऑयल लगा दिया स्लैब पे ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। ब्लॉक अटैच किया स्प्रिंग में और ऑसिलेट करके छोड़ दिया। ऑसिलेशन शुरू हो गया, बहुत मज़ा आया देखने में उसको। फिर ये बोला कि देखो अब तो नोबिता खेलने को बुला रहा है, तो मम्मी मैं जा रहा हूँ खेलने, तुम इस ऑसिलेशन का हमें आंखों देखा हाल यानी कमेंट्री मुझे सुनाना। मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ और फील्डिंग करूँगा, ज़्यादातर तो बच्चे मुझे फील्डिंग में लगा देते, मैं फील्डिंग करूँगा तो मोबाइल पे मुझे बताते रहना कि ये ऑसिलेशन का क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है। तो उसकी मम्मी भी फिजिक्स पढ़ी हुई थी, उसने बोली भाई कि तो पूछेगा क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है किसी टाइम पे। अब जिस टाइम पे मैं बताऊंगी तब तक तो वो स्टेट ही तब तक तो वो कंडीशन बदल जाएगा। मैं बोलूँगा मीन पे है, मीन से तब तक भाग जाएगा उधर, और मीन के बाद तुम्हें वेलोसिटी बताऊंगी इतना है, ये है एक्सेलरेशन, तो भागता रहेगा। शॉर्टकट बोल। तो मम्मी ने बताया कि देखो ऐसा है, मैं इसका फेज बताते रहूँगे तो समझते रहना। तो
नोबिता समझ गया भाई कि हाँ ठीक है, फेज बताते रहना, मैं फेज से ही समझता रहूँगा क्या हाल है इसका। तो मम्मी ने बोला फ़ोन पे फेज ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लेके रहना, तुम अपना माइंड में सेट रखना, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा से ये एसएचएम का इक्वेशन है समझो, और मैं बता रही हूँ कि अभी फेज 0 है। तो तुम समझ लेना फेज 0 होने का मतलब क्या हुआ, साइन जब फेज ही 0 है, साइन 0 0 और x इक्वल टू 0 मीन पे है। मम्मी ने बताया किसी मोमेंट पे बताया फेज 0, फेज पाई बाई 2, फेज पाई, फेज 3 पाई बाई 2, फेज 2 पाई। तो सोचो खाली फेज बताने से क्या क्या पता लग रहा है। देखो भैया, अगर हमारा फेज 0 बताया गया तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जो इक्वेशन हम लोगों ने बोलने वाला सुनने वाला जान रखा है, ये हो गया 0। और ये जब 0 हो गया तो साइन 0 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी क्या होगा भैया, तो जब फेज हमारा ओमेगा टी प्लस डेल्टा को बता दिया गया, यही है फेज, और ये बता दिया गया फेज है 0 मीन्स ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो फेज था अपना एसएचएम का वो 0 है। तो जब 0 है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या है भाई, तो फेज हमारा जब 0 है तो cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, इसलिए वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a ओमेगा, क्योंकि ये अपना 0 हो चुका है फेज, तो cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा उस टाइम पे क्या होगा, तो a ओमेगा होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, तो एक्सेलरेशन होगा उस समय साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये जो फेज है वो 0 बता चुकी है मम्मी, तो ये जब 0 है तो साइन 0 0 यानी कि एक्सेलरेशन भी है 0। मीन्स वहाँ पे नोबिता को एक फेज से समझ में आ जाएगा भैया कि मीन पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, मतलब पॉजिटिव है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये इस कंडीशन में है, मीन पे है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी हमारा ए ओमेगा है और एक्सेलरेशन है यहाँ पे 0। इस स्टेट में है, या कौन से स्टेट में भैया, तो ये मीन स्टेट में पता लग गया फेज से। ठीक है भाई, अब थोड़ी देर में ही मम्मी ने बोला कि अब आगे कितना इन्फॉर्मेशन दूंगी, अब तू समझ ले भाई, अब फेज हो गया, जैसे मम्मी ने बोला फेज 0, फेज पाई बाई 2, तो फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा बता दिया गया कि पाई बाई 2, तो रमेश को समझ लेने हैं भैया कि क्या है, इसका मतलब x तो मैंने लिया था ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, अब बोल दिया गया है भाई कि ये तो फेज अब हमारा पाई बाई 2 है, इसका मतलब ए साइन और फेज का वैल्यू रखा पाई बाई 2, तो उस टाइम पे जब फेज, उस टाइम पे, हर टाइम पे तो अलग अलग फेज है भाई, देख रहे हो यहाँ पे, हर टाइम पे टाइम जब बदलेगा तो फेज बदलेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पार्ट है लेकिन ये तो टाइम वेरिंग पार्ट है, तो फेज इज चेंजिंग विद टाइम। तो जिस टाइम पे ये पाई बाई 2 हुआ उस टाइम पे x हमारा हो गया प्लस a, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है, प्लस a यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, और वेलोसिटी क्या है भाई, तो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा a ओमेगा और cos ओमेगा t यानी कि cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 तो 0 होता है, इसलिए वेलोसिटी 0 है। इट मीन्स ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, x इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू a, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है x, वेलोसिटी यहाँ 0 हो चुका है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू बात करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x ही होता है जब x मैक्सिमम है, तो यही तो होता है। अरे भाई एक्सेलरेशन तो होता है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जब x हमें पता लग चुका कि x हमारा a है तो a रख दोगे, तो ये हो गया एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम वैल्यू का है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन है, ये है एक्सेलरेशन। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम कंडीशन पे है, मीन्स इस स्टेट पे है, ये पता लग जाएगा। फेज पता लगते ही तुम्हें पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सब का पता लग जाता है। तो बार बार तीन चीज़ नहीं बताने पड़ेंगे, 3 के बदले में 1 फेज, मतलब वेरिएशन जो x का हो रहा है या स्पीड का हो रहा है वो वेरिएशन अपने किस स्टेट में है, x अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, वेलोसिटी अपना 0 वाले कंडीशन में है, ये फेज था तो x अपने मीन पे था, मीन वाला कंडीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला कंडीशन है। थोड़े टाइम पे बोल दिया गया भाई कि अब फेज हमारा किसी दूसरे टाइम पे फेज हो गया 3 पाई बाई 2। अरे भैया 3 पाई बाई 2 हो गया तो x का वैल्यू जो a साइन और फेज जो कि हमारा ओमेगा टी प्लस डेल्टा था
3π/2 हो गया तो साइन 3π/2 होता है -1, तो ये हो गया -a, मीन्स निगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया। वेलोसिटी निकालेंगे तो a ओमेगा और cos ओमेगा t, तो cos 3π/2 भी 0 होता है, π/2 0 होता है और cos 3π/2 भी 0 होता है, तो वेलोसिटी 0। इट मीन्स ये कहाँ है भाई, तो ये निगेटिव एक्सट्रीम कंडीशन में है, इस स्टेट में है ये। x = -a, स्पीड = 0 और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो -ω² x होता है भाई, तो -ω² -a करेंगे मल्टीप्लाई, तो ω²a, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ω²a। तो इस तरह से ये मीन से निगेटिव एक्सट्रीम वाले कंडीशन में है, मीन्स ये निगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच चुका। पहले जब 0 बताया गया था फेज, उस समय ये मीन कंडीशन में था, मीन स्टेट पे था, फिर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम स्टेट पे आया, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम स्टेट पे आया। उसके बाद अगर 2π बता दिया जाए मान लो, या पाई बता दिया जाए, तो हम लोग देख सकते हैं भाई, पाई रहेगा तो साइन पाई रख लोगे, फेज का वैल्यू पाई रख लोगे। जब जितना फेज बताया जाएगा वो रख लोगे तो उससे तुम्हें x वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इट मीन्स x अगर वेरी कर रहा है टाइम के साथ, x वेरी कर रहा है, तो x अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में है कि निगेटिव एक्सट्रीम वाले कंडीशन में है, या पॉजिटिव एक्सट्रीम वाले में है, या मीन वाले में है, या नेगेटिव एक्सट्रीम वाले में, अरे भैया किस कंडीशन में है वो पता लग जाएगा x का। सिमिलरली वेलोसिटी का भी पता लग जाएगा, क्योंकि x ये है तो वेलोसिटी भैया ऐसे होता है, वेलोसिटी कॉस वाला आता है, साइन वाला आता है हमारा क्या x, अगर साइन वाला x है तो वेलोसिटी कॉस वाला आता है, तो ये अगर x है तो ये वाला तुम्हारा वेलोसिटी। जब x 0 है तो वेलोसिटी a ओमेगा मैक्सिमम है, तो ये वाला समझो वेलोसिटी बता रहा है। मीन्स जो हमें समझना था कि फेज रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन x का हो तो वो किस स्टेट में है, वेरिएशन v का हो तो वो किस स्टेट में, a का है तो वो किस स्टेट में है। फेज रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ वेरिएशन, तो सारा इंफॉर्मेशन ना बताकर खाली फेज बता दें तब भी हमारा काम चल जाता है। तो फेज बताता है कि हमारा जो भी वेरिएशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, वो किस कंडीशन में, किस स्टेट में अपना ऑसिलेशन है, वो फेज अकेले बताएगा। सो मेन बात फेज है। अब मान लो 2 SHM हो, सारे लोग समझे, मान लो 2 SHM है। रमेश जाने के पहले अपने किचन के स्लैब में 2 SHM एस्टेब्लिश कर दिया, एक को 3 का एम्पलीट्यूड दे दिया, एक को 4 का एम्पलीट्यूड दे दिया, ठीक है। दोनों में सेम मास था और सेम स्प्रिंग था, दोनों आइडेंटिकल था, तो टाइम पीरियड अगर बोलें तो दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा, 2π√m/k होता था टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम, 2π√m/k। मास दोनों का सेम है, स्प्रिंग दोनों का सेम है, तो तुमने टाइम पीरियड इतना ही रखने हैं। एम्पलीट्यूड तुमने थोड़ा कम शिफ्ट करके रिलीज कर दिया तो ये 3 के एम्पलीट्यूड पे चला, थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट करके रिलीज किया तो 4 के एम्पलीट्यूड पे ये कर रहा है। दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। मान लो दोनों एक ही साथ तुमने एक को 3 पे एक को 4 पे जा करके एक ही टाइम पे रिलीज कर दिया, तो ये 3 पे और ये वाला 4 पे ऐसे ऐसे चलेगा। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए दोनों एक साथ छोड़े, एक ही साथ दोनों निगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, एक ही साथ दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, एक ही साथ दोनों निगेटिव एक्सट्रीम पे, लेकिन ये -3 पे आएगा, ये -4 पे आएगा, एक ही साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे +3 पे, ये +4 पे, ऐसे ऐसे चलेगा। दोनों सेम फेज में है कि नहीं, ये दोनों सेम फेज में है कि नहीं, सेम फेज मतलब सेम स्टेट ऑफ वेरिएशन में है कि नहीं। पॉजिटिव एक्सट्रीम तो पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन तो दोनों मीन, निगेटिव एक्सट्रीम तो दोनों निगेटिव एक्सट्रीम। ये अब अलग बात है कि इसका निगेटिव एक्सट्रीम -3 पे, इसका -4 पे, बट स्टेट तो वही है, निगेटिव एक्सट्रीम वाला, पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला, निगेटिव एक्सट्रीम वाला, पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला, निगेटिव एक्सट्रीम वाला, पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला एक साथ चल रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है। तो फेज का मीनिंग कुछ समझ में आया भाई? हो सकता था एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे ऐसे लाके छोड़ा, इधर और ये इधर
3 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर पे रिलीज कर दिया, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, ये +3 पे तो ये -4 पे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे चलेगा। टाइम पीरियड दोनों का सेम है। ये जब पॉजिटिव एक्सट्रीम तो दूसरा वाला नेगेटिव एक्सट्रीम, ये जब नेगेटिव एक्सट्रीम दूसरा वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम, ऐसे ऐसे चलेगा। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई का। जब ऐसा हो तो एक देखो ध्यान से, एक साइन ओमेगा टी तो दूसरा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। प्लस पाई का मतलब होता है माइनस साइन ओमेगा, -b साइन ओमेगा टी। भाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई मतलब माइनस साइन ओमेगा टी। तो मान लो ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का है, तो इन दोनों में फेज का डिफरेंस क्या आ जाएगा? पाई का। देख रहे हो, साइन ओमेगा टी है इसका फेज, इसका है ओमेगा टी प्लस पाई। जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, जब ये नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम। मतलब ये है कहने का ये फेज और ये फेज, इन दोनों में फेज में डिफरेंस क्या है भाई? पाई का डिफरेंस है। इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस पाई। तो दो एसएचएम अलग अलग फेज के भी रह सकते हैं। ये कब होगा? ऐसा कब होगा? जब एक को पकड़ा हमने, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम पे किया तो इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ऐसे रिलीज कर दिया, तो ऐसे ऐसे चलेगा। चलो अभी दो में कंपेयर करना, अभी तो मान लो बाद में क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, लेकिन आप फेज का मीनिंग तो समझे। किसी एक पर्टिकुलर एसएचएम के लिए फेज होता है कि जो इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो वेरिएशन होता है विद टाइम, उस वो किस स्टेट में, हमें नहीं चाहिए कि कितना इसका एम्पलीट्यूड है, कितना इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, कितना इसका एक्सेलरेशन, हमें नहीं इतना डिटेल चाहिए। हमें बस ये चाहिए कि भैया ये पॉजिटिव एक्सट्रीम में है कि नेगेटिव एक्सट्रीम स्टेट में है या मीन वाले स्टेट में, किस स्टेट में मैच जीत रहा है या ड्रॉ वाले पोजीशन में है या हार रहा है। हमें ये चाहिए कितना स्कोर हुआ, क्या विकेट गिरा, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ फेज बताओ। फेज से हमें स्टेट ऑफ वेरिएशन पता लगता है। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा भाई, फेज रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ वेरिएशन। बोलो Yes, sir. बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि यहीं तक आज हो पाएगा। बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है अब? स्टेट ऑफ वेरिएशन आप समझे, फेज रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ वेरिएशन। स्निग्धा बोलो भाई क्या डाउट है? ब्रजेश बोलो, विश्वास क्लियर है सर। क्लियर है। तो थोड़ा सा मैं आज का रिकैप कर दे रहा हूँ, आज जितना हो पाया उतना ही हो पाया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था भाई कि हम लोगों ने तीनों इक्वेशन देखना शुरू किया कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि एसएचएम है या नहीं। देखने को तो आज हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने में टाइम लग गया, न्यूमेरिकल देख लिए, फेस देखा हमने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। ये जो है आप फर्स्ट डे का वीडियो देख के आना, थोड़ा फर्स्ट क्लास जो था थोड़ा देख के आओगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्लास में मैंने एक वीडियो क्लिप दिखाए थे जिसमें एक तरफ सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा था और एक तरफ वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम था, याद है? ये रेड कलर का ऐसे ऑसिलेट कर रहा था और इधर ये ऐसे ऐसे चल रहा था, याद है? इंट्रोडक्टरी क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ ऑसिलेशन, Yes, sir. उसमें इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था और ये सर्कुलर मोशन। इसको जरा देख लेना एक बार, क्योंकि मैं इसी का डिटेल दिखाऊंगा, इसका थोड़ा सा डिटेल दिखाएंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम में क्या रिलेशन है और इससे पता लगता है टाइम पीरियड। तो ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखा हम लोगों ने भाई कि ऐसा अगर आ जाए या यूट्यूब वाला आ जाए क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में देखा था, इन सब में काम एक ही करने होते हैं, मीन पे क्या है हालत वो लिख लें। मीन पे कितना डिस्प्लेस्ड है, जब हमारा नेट फोर्स 0 है तो मीन वाला निकाल लिया, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में निकालते हैं वैसे ही निकाल के रख लिया। उसके बाद मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, देखा कितना नेट फोर्स देखा तो उसमें मीन वाला यूज़ करके जो कैंसिल होना है कैंसिल हो जाएगा और उससे हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स और इससे हमें एसएचएम डिसाइड हो जाएगा। जब एसएचएम डिसाइड हो गया तो टाइम पीरियड अपने आप मिल जाएगा। ये देखा हम लोगों ने
साथ में देखा हम लोग कि वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशंस जब होंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो जब भी तुम्हें ऐसा दिखे कि साइन कॉस या साइन साइन है तो ये एंगल सेम होना चाहिए। अगर साइन और साइन हो जाए तो क्या हो पाएगा, यहां भी साइन यहां भी साइन, तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एक को साइन एक को कॉस लेना पड़ता है। तो अगर दोनों में साइन है तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लो तुमने साइन फाई ले लिया तो साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये भी साइन है तुम्हारा। जब दोनों साइन रहेगा तो नहीं हो पाएगा कन्वर्ट, क्योंकि तुम्हें जो सपोज करना है वो एक साइन और एक कॉस लेना है, तो एक साइन तो दूसरा कॉस लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ साइन साइन हो जाएगा, यहाँ कॉस साइन हो जाएगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि साइन साइन रहे और साइन कॉस रहे तो हमारा सिंगल में कन्वर्ट होगा, साइन साइन और कॉस कॉस रहे तो कन्वर्ट होगा, क्योंकि फॉर्मूला है। फॉर्मूला दिखाया था इसमें नहीं, नेक्स्ट वाले में, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले में दिखाया था कि जब साइन साइन रहे और कॉस कॉस रहे, दोनों साइन दोनों कॉस दोनों साइन रहे तो कन्वर्ट हो सकता है, या एक साइन एक कॉस एक साइन एक कॉस रहेगा तो कन्वर्ट होगा। साइन इंटू कॉस भी प्लस कॉस इंटू साइन भी ऐसा रहेगा तब कन्वर्ट होगा। इसलिए अगर दोनों में साइन हो जाए, ये भी साइन, अगर ऐसा हो जाए तो फिर कन्वर्ट नहीं होगा। ये साइन ओमेगा टी ही रहे और ये भी हमारा साइन ओमेगा टी रहे तो देखो कन्वर्ट करेंगे नहीं, ये अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? अगर दोनों साइन ओमेगा टी है तो भैया 2 साइन ओमेगा टी, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा, तो 7 साइन ओमेगा टी सीधा ही लिख दोगे। फिर कन्वर्ट क्या करना है, 7 साइन ओमेगा टी सीधा ही लिख दोगे। अगर दोनों साइन अगर दोनों कॉस कॉस हो जाए तो ऐसे ही हो जाएगा। तो जनरली एक साइन एक कॉस रहता है, इसलिए एक साइन एक कॉस रहता है तो आप √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और एक को साइन बनाओ एक को कॉस बनाओ और आ जाएगा तुम्हारा सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, तो उससे ला सकते हो। ठीक है भाई। और हम लोगों ने देखा कि अगर ऐसे हुआ तो ये मीन का शिफ्टिंग कराता है। ये है SHM और ये है मीन का शिफ्टिंग, कि ऑब्जर्वर को उधर तुमने बैठा दिया, कभी ऑब्जर्वर को इधर बैठा दिया, और इसमें क्या खाली अगर ये इक्वेशन होता तो समझो ऑब्जर्वर मीन पे बैठा हुआ है। ये क्या है भाई, तो कॉस और साइन 2 ये अलग अलग हो गए, नहीं कन्वर्ट होगा। साइन स्क्वायर है, कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। खाली साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता तो भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाता, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो इससे क्या होता, कोई बात नहीं, ये 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी ऐसे हो जाता। तो ये भी क्या, ये भी SHM, हाफ एम्पलीट्यूड का SHM, हाफ एम्पलीट्यूड का SHM, मीन को शिफ्ट कर दिया हाफ से, तो ये SHM हो जाता। tan स्क्वायर वाला नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने देखा आज के क्लास में। और क्या देखा भाई, तो और हम लोगों ने देखा कि भैया फेज क्या है, फेज रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ वेरिएशन, फेज रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ वेरिएशन, कौन किस स्टेट में है। फेज पे और बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में, अगर मुझे तुम याद दिलाओ तो मैं एक चीज़ बता दूंगा। ऐसे जनरली लोग कराते नहीं हैं स्कूल में, लेकिन मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। कई बार एंट्रेंस में और कई बार स्कूल में भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आप ये याद दिलाना मुझे, वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन, वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन make the result ahead in phase by π/2। मतलब साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा, तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से π/2 आगे होगा फेज में। अब क्या है आगे वो आप समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाओगे। फेज डिफरेंस, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फेज डिफरेंस की बात, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में बहुत काम आने हैं, नेक्स्ट चैप्टर में काम आने हैं फेज डिफरेंस, क्योंकि इसी से आगे हम लोग
सुपरपोजिशन समझेंगे। तो फेज़ का बेसिक बात हम लोगों ने सीखा है, फेज़ डिफरेंस अगली क्लास में देखेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम में रिलेशन देखेंगे।